नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। पेशेंट्स में या हाइपोथायराइडिज्म के पिक्चर में हमें मैक्रोसिटिक एनीमिया का मामला देखने को मिल सकता है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिल सकता है। परनीसियस एनीमिया का यही कारण होता है जिसमें पैराइटल सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टमक से ये जो पैराइटल सेल्स हैं, स्टमक के पैराइटल सेल्स, इन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज। अब यहाँ पर परनीसियस एनीमिया की बात करते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की एक बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, INI-CT और नीट 20 में पूछा गया क्वेश्चन, यंग मेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस, उसमें हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, MCV बढ़ा हुआ है, हेमाटोक्रिट 33%, पेरिफेरल स्मीयर में मैक्रोसाइट्स की प्रेजेंस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग क्या हो सकती है। तो इस तरीके से पिक्चर हमारे सामने आती है। ऐसे मामलों में टंग की एट्रोफी, नक्कल्स का पिगमेंटेशन, नेल का पिगमेंटेशन, हेयर का पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो देखने वाली बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट कॉज ऑफ पेशेंट विद ब्लड एग्जामिनेशन शोइंग पैनसाइटोपेनिया। आगे देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पिक्चर और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात को देखें तो इसमें राधा की कहानी है। इतना ही नहीं, पेरिफेरल स्मीयर के बारे में यहाँ पर हाइपर सेगमेंटेड RBC की प्रेजेंस दर्शाई गई है। नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। इसमें नॉर्मल से बड़े साइज का RBC, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें तो इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस वाले न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इस तरीके की प्रेजेंस किस किस कंडीशंस में होगी? अनीमिया का पिक्चर है, बड़े साइज के RBC, हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस वाले न्यूट्रोफिल्स जो कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की कंडीशंस में भी मिलते हैं, ऐसी प्रेजेंस वाले न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस। और हमारे पास इस दौरान कुछ और भी कंडीशंस का प्रेजेंस मिल सकता है। अगर मेगालोब्लास्टिक पिक्चर है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो। सवाल ये है कि इसमें किसकी डिफिशियंसी है, उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो देखने वाली बात है बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज। इन दोनों ही कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया का पिक्चर बन सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस किए जा सकते हैं। दोनों में किस तरीके से डिफरेंसेस किए जाएंगे? होमोसिस्टिन का लेवल दोनों में बढ़ा हुआ होता है, लेकिन मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 के लेवल पर बढ़ता है, जिसके द्वारा हम अंतर कर सकते हैं फोलिक एसिड का डिफिशियंसी है या विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। तो दोनों के बीच में अंतर करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल। दोनों में ही होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन अगर B12 की बात सिर्फ देखें तो इसमें मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ, इसमें नॉर्मल मिलता है, जिससे हमें अंतर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती है जिसमें बड़े साइज़ के एनीमिया या एनीमिया के साथ बड़े साइज़ के RBC का पिक्चर मिलता है, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट्स हो। रेटिकुलोसाइटोसिस के मामलों में कई बार ऐसा होता है कि हेमोलिसिस के बाद अचानक से जो रेटिकुलोसाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, इसके कारण वो थोड़ा सा नॉर्मल से बड़े साइज़ के हो जाते हैं, मीन्स बड़े साइज़ के बोन मैरो से निकलते हैं। इस वजह से ऐसा प्रेजेंस में मिल सकता है। लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स में या हाइपोथायराइडिज्म के पिक्चर में हमें मैक्रोसिटिक एनीमिया का मामला देखने को मिल सकता है। आयरन डिफिशियंसी की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पिक्चर हमें ध्यान रखना होगा। इसमें न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस के लोब घटे हुए होते हैं, जबकि मैक्रोसिटिक एनीमिया में न्यूट्रोफिल्स के लोब्स बढ़े हुए होते हैं। याद रहेगा। चलिए अब सबसे बड़ा कारण जिसके द्वारा विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है उसको देख लेते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिल सकता है। किसका? ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। अपने ही खिलाफ किसके खिलाफ? पैराइटल सेल्स के खिलाफ। ये पैराइटल सेल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये एसिड का प्रोडक्शन करते हैं जो ज़रूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं जिसके द्वारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे पास आयरन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो, इसके लिए पैराइटल सेल्स का फंक्शनली होना ज़रूरी है। ये फंक्शनल सही तरीके से होंगे तो ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन हो पाएगा।
कई बार ऐसा होता है हमारे बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बनाती है जो पैराइटल सेल्स के खिलाफ काम करती है। इसके कारण क्या होगा, पैराइटल सेल्स जो फंडस के रीजन में आमतौर पर मिलते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होंगे तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में समस्या आएगी जो परनीशियस एनीमिया का कारण बनती है। इस तरीके से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, एसिड बन नहीं रहा है, एसिड का फॉर्मेशन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो एंट्रम जो स्टमक का एंट्रम वाला रीजन है वो हाइपर स्टिमुलेटेड होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए एंट्रल जी सेल्स ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं जिसके द्वारा गैस्ट्रिन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि पैराइटल सेल्स फंक्शन करें। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, पैराइटल सेल्स काम नहीं कर रहा है। पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करने के प्रयास में एंट्रल जी सेल्स खूब सारे गैस्ट्रिन हार्मोन का फॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं जिसके कारण यहाँ पर हाइपरप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। तो एंट्रल रीजन में सेलुलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पैराइटल सेल्स का लॉस। ये क्या है मामला, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, जिसमें फंडस के मामलों में जो पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती ऑटो इम्यून वजहों से। इसके कारण क्या होगा, आयरन और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। परनीशियस एनीमिया का यही कारण होता है जिसमें पैराइटल सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट विच, पैराइटल सेल्स, और इसके कारण HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन कम होने लगता है। इसकी वजह से गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके कारण आप देखेंगे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में पेशेंट में चूंकि एसिड का सिक्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए A-क्लोरहाइड्रिया की प्रेजेंस हो सकती है। एसिड यानी HCl की प्रेजेंस नहीं है इसलिए A-क्लोरहाइड्रिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो फंडस के रीजन में आप यहाँ देखिए, ये फंडस के रीजन में पैराइटल सेल्स नहीं काम कर रहे हैं, एंट्रम के रीजन में एंट्रल जी सेल्स खूब सारा ग्रो कर जाते हैं। तो इसीलिए गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। जो समस्या है वो फंडस के रीजन में पैराइटल सेल्स के काम न करने की वजह से है। इसकी वजह से एंट्रल रीजन में गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टमक से ये जो पैराइटल सेल्स हैं, स्टमक के पैराइटल सेल्स, इन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ किया। वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, विटामिन B12 से बाइंड करके उसे एब्जॉर्ब कराते हैं। कहाँ पर, इलियम के हिस्से में। आपको पता होना चाहिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का दूसरा बड़ा कारण फोलिक एसिड की कमी होती है जिसका एब्जॉर्प्शन जेजुनम के हिस्से में होता है। जेजुनम के हिस्से में फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। फोलिक एसिड की प्रेजेंस कहाँ होती है, फोलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, ये आप जानते हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के हिस्से में होता है। तो ये जो अर्ली पार्ट होता है पोस्ट स्टमक, जो ड्यूडेनम का हिस्सा होता है वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जेजुनम के हिस्से में फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन और उसके बाद इलियम के हिस्से में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। देखते हैं फोलेट की डिफिशियंसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फोलिक एसिड जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में उसका सोर्स होता है वो अगर नहीं लिया जाए तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक कारण बनती है। तो मदर हैं 6 मंथ ओल्ड गर्ल की, वो पीडियाट्रिक OPD में आई हैं काउंसलिंग के लिए कि भाई बच्चे को आगे हमें क्या क्या खिलाना चाहिए। वेरियस विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज के बारे में डॉक्टर से बात करने के लिए आई हैं और वो कह रही हैं कि हम कौन से ऐसे रूटीन लैब टेस्ट कराएं जिससे बच्चे में कोई विटामिन की डिफिशियंसी है उसका हम समय से पता लगा लें। माँ जानती है अभी तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराइए, तो अब वो चाहती हैं कि उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दें, फूड दें, एक्सटर्नल सोर्सेस से फूड दें और किसी चीज़ की कमी ना हो उसके लिए कौन कौन सी जांच कराएं। वो कह रही हैं कि फोलेट की डिफिशियंसी को अगर मुझे पता करना हो, क्योंकि बच्चे ने अभी तक जो भी लिया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पर रही है 6 महीने, उसके बाद उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देने हैं। माँ जानना चाहती हैं फोलिक एसिड की डिफिशियंसी तो नहीं है, अगर इसके बारे में पता करना हो तो कौन सा टेस्ट कराएं। क्या ऐसे मामलों में होमोसिस्टीन का लेवल घटा हुआ मिलता है अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती? नहीं, बढ़ा हुआ मिलता है। डिक्रीज्ड सीरम मिथाइल मैलोनिक एसिड, क्या ऐसा होता है? नहीं,
इसमें बढ़ा हुआ मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल मिलता है। एलिवेटेड होमोसिस्टीन अलोन, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सही लग रही है। फिर क्या सीरम मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ? नहीं, ये बात तो फोलिक एसिड में नॉर्मल होगा, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती तो बढ़ता। तो ध्यान रखना है होमोसिस्टीन का लेवल दोनों में ही बढ़ता है। किसमें? फोलिक एसिड में, B12 दोनों में। लेकिन अगर आप बात करें मिथाइल मैलोनिक एसिड की तो फोलिक एसिड में ये नॉर्मल रहेगा, विटामिन B12 में ये बढ़ा हुआ रहेगा। बाकी दोनों में ही ये सीरम होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अगला लेवल हमें अंतर करने को मिल जाता है जब मिथाइल मैलोनिक एसिड फोलिक एसिड में नॉर्मल रहेगा, विटामिन B12 में बढ़ा हुआ रहेगा। इसके बाद हाइपोकैल्शियम है, इसका कोई एसोसिएशन यहाँ पर नहीं होगा। तो होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या मिला फोलिक एसिड की डिफिशियंसी को चेक करने के लिए। सीरम में होमोसिस्टीन का लेवल चेक करते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने के लिए हमें होमोसिस्टीन और मिथाइल मैलोनिक एसिड दोनों के लेवल देखने होते, दोनों के लेवल बढ़े हुए होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया की बात करते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की एक बात कर लेते हैं। 40-year-old सुधीर जो कि OPD में पहुँच रहे हैं, 2 मंथ की एक अपनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री फॉर 2 मंथ्स। अच्छा, वो कह रहे हैं न्यू ऑनसेट टिंगलिंग उनके फिट में है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पिक्चर है। क्लिनिशियन कह रहे हैं कि उन्हें फोलेट की डिफिशियंसी है और वो इंट्रावेनस फोलिक एसिड दे दिए, सिर्फ और सिर्फ अकेले फोलिक एसिड उन्होंने दे दिया। अब ऐसे मामलों में ट्रीटमेंट के डिसीजन के वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकता है? तो जब कभी मेगालोब्लास्टिक पिक्चर होना तो पहले हम विटामिन B12 का डाउट देखते हुए उसको ट्रीट करते हैं। फोलिक एसिड के लेवल पर बाद में हम सोचते हैं, वरना क्या वो फोलिक एसिड देंगे ना तो जो न्यूरोनल पिक्चर है ब्लड में वो मास्क हो जाएगा और जो एक्चुअल न्यूरोनल डिजनरेशन है वो पता नहीं चल पाएगा। तो इसकी वजह से हमें देखना होगा कि अगर हमने मेगालोब्लास्टिक पिक्चर देख के फोलिक एसिड का अनुमान लगा के ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया तो क्या समस्या हो सकती है? क्या कॉर्नियल नियोवैस्कुलराइजेशन का इंडक्शन हो जाएगा? क्या न्यूरोनल डैमेज मास्क हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी? पेलैग्रा या प्रीमेच्योर एलोपेसिया का मामला होगा? तो पता होना चाहिए न्यूरल डैमेज के जो पिक्चर्स थे वो यहाँ मास्क हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड सीरम में अब मेगालोब्लास्टिक पिक्चर ना हो लेकिन न्यूरोनल जो डिजनरेशन है उसको अब पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से पहले हम विटामिन B12 का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई कहे कि इंडक्शन ऑफ कॉर्नियल नियोवैस्कुलाइजेशन की बात, तो ये कब होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या पेलैग्रा या प्रीमेच्योर एलोपेसिया की बात, तो उसके लेवल पर अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया में होता क्या। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं वो पेराइटल सेल्स को डैमेज करते हैं। वो पेराइटल सेल्स जो एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपर एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन हो सके, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर कॉर्नियल नियोवैस्कुलाइजेशन की बात कर रहे हैं, रेडनेस ऑफ आईज की कंडीशंस यहाँ पर मिलती है जो राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी के दौरान देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कंडीशंस होती है विटामिन B12 की डिफिशियंसी का, वो कॉर्नियल नियोवैस्कुलाइजेशन की प्रेजेंस दर्शाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पर लिप्स और टंग्स के पास में किलोसिस, ग्लोसाइटिस जैसे मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। विटामिन B12 की V2 की डिफिशियंसी, V2 की डिफिशियंसी पे ग्लोसाइटिस एंड किलोसिस और नियोवैस्कुलाइजेशन जिसके कारण रेडनेस ऑफ आईज की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। नाइट ब्लाइंडनेस अगर कह रहे हैं तो रेटिनॉल की डिफिशियंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। पेलाग्रा की बात कर रहे हैं तो पेलाग्रा कब होता है? विटामिन B3 की डिफिशियंसी होने पर, जिसमें 3D का पिक्चर मिलता है। क्या क्या? डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया का पिक्चर देखने को मिलता है। प्रीमेच्योर एलोपेशिया की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? विटामिन B5 की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी के मामलों में प्रीमेच्योर एलोपेशिया, इसीलिए माना जाता है बी कॉम्प्लेक्सेस का न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमारे हेयर फॉल को कम करता है। दिस रेयर डिफिशियंसी कैन ऑल्सो हैव सिम्टम्स लाइक फटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, बर्निंग फीट
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, तो B5 का ये रोल आपको पता होना चाहिए। एक और परनीसियस एनीमिया का पिक्चर देखें तो इसमें 38 ईयर ओल्ड रागिनी, वो क्लिनिक पे पहुंच रही है, फटीग, इरिटेबिलिटी, नमनेस, टिंगलिंग उनके लेग्स एंड हैंड्स में है, उनकी डिफ़िकल्टी है वॉकिंग में, रात में खास तौर पर वो चलते समय उनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेबोरेटरी स्टडीज़ में मेगालोब्लास्टिक, मैक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, एंटीपेराइटल सेल एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस। अब ये कह रहे हैं मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है? सिस्टाथायोनिन सिंथेज की डिफिशियंसी, डायबिटीज़ मिलिटस का प्रेजेंस, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, परनीसियस एनीमिया या सिरिंगोमाइलिया। तो आपको पता होना चाहिए मामला है परनीसियस एनीमिया का। परनीसियस एनीमिया के मामलों में ऐसा होता है, परनीसियस एनीमिया आप जानते हैं पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन, जिसमें एंटी पैराइटल या एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो B12 की डिफिशियंसी यहाँ पर करा देते हैं। सिस्टाथायोनिन सिंथेज की डिफिशियंसी ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ होमोसिस्टिन्यूरिया मानी गई है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस होती है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, हाइपरकोएगुलेबिलिटी और मार्फेनाइड हैबिटस की प्रेजेंस हमें मिलती है। डायबिटीज़ मिलिटस के मामलों में टाइप 1 के खिलाफ, टाइप 1 के मामलों में बीटा आइलेट्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो लिम्फोसिटिक डिस्ट्रक्शन कराते हैं। मीन्स लिम्फोसाइट्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो सीधे तौर पर बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑटो इम्यून वजहों से डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 होता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी कब होती है? फोलिक एसिड का इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है? डीएनए के सिंथेसिस में, खासतौर पर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एक्टिव करने में। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लेवल पर कोएंजाइम के तौर पर फोलिक एसिड का रोल होता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो डीएनए की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी आमतौर पर एल्कोहलिक पेशेंट्स में होती है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सोर्सेज न लेने वालों में, और ऐसे मामलों में भी मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, लेकिन टिंगलिंग, नमनेस इस तरीके के पिक्चर नहीं होंगे। सिरिंगोमाइलिया एक सिस्टिक डिसऑर्डर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के भीतर होगा, जो कि अर्नोल्ड चियारी मैलफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। सिरिंगोमाइलिया ये बायलैटरल लॉस ऑफ पेन एंड मसल वीकनेस की प्रेजेंस दर्शाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, INI-CT और नीट 20 में पूछा गया क्वेश्चन, यंग मेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस, उसमें हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, MCV बढ़ा हुआ है, हेमाटोक्रिट 33%, पेरिफेरल स्मीयर में मैक्रोसाइट्स की प्रेजेंस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग क्या हो सकती है? तो इसमें देखिए ये सारी चीज़ें हैं, फटीग है, टायर्डनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेड पॉइजनिंग, क्रॉनिक अल्कोहल, क्रॉनिक रीनल फेलियर या हेमोलिटिक एनीमिया, तो आप जानते हैं ये क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट की कंडीशन है जिसमें फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है, इसकी वजह से है। अगर इसमें नमनेस या टिंगलिंग की बात करते तो B12 का डिफिशियंसी हमारे पास ऑप्शन के तौर पर देखने को मिलता है। तो अब देखिए B12 के डिफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए बात अगर जानना हो तो आप जानते हैं B12 का मामला कब हो सकता है? जब इसके एब्जॉर्प्शन की समस्या हो, जैसे परनीसियस एनीमिया है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, यहाँ तो फैक्टर एसोसिएट नहीं हो पाएंगे और यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जेजुनम का हिस्सा प्रभावित होने की वजह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। पुअर डाइटरी इनटेक, आप जानते हैं एनिमल सोर्सेज से B12 हमें मिलता है। सर्जिकल मामलों में पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी का कंडीशन। फोलिक एसिड के मामलों में पुअर डाइटरी इनटेक, डाइट में नहीं है, एल्डरली पीपल या अल्कोहलिक पेशेंट्स में। डिमांड बढ़ जाना जो कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी कराता है। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होने पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी समस्या हो सकती है, तो प्रेगनेंसी के मामलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, डिमांड बढ़ जाता है। कई बार पेशेंट एंटीफोलेट ट्रीटमेंट ले रहे होते जैसे मेथोट्रेक्सेट, पायरिमिथामिन, फेनाइटोइन या सल्फा ड्रग्स भी इसकी एंटीफोलेट मैकेनिज्म रखने की वजह से फोलिक एसिड की डिफिशियंसी करा देते हैं। अगर देखा जाए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो हेमेटोलॉजिकल लेवल पर कल्पना करें, बड़े साइज का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हेमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट पर देखें तो B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है। न्यूरोलॉजिकल पिक्चर को ज़्यादा फोकस करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये मामला B12 की वजह से होता है। अदर्स कोई कारण अगर आप देखें तो अल्कोहलिक पेशेंट तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, ये सारे पिक्चर भी हमें पेशेंट के बारे में आइडिया देते हैं।
अब हेमेटोलॉजिकल मामलों में अगर B12 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो होगा क्या, डीएनए की सिंथेसिस प्रभावित होगी। जो डीएनए बनेंगे वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, इसके कारण उनका डैमेज होना भी देखा जाएगा। हॉवेल जॉली की बॉडीज की प्रेजेंस, कैबॉट्स रिंग की प्रेजेंस, मेगालोब्लास्ट जिसमें लो आरबीसी नंबर्स, लो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पिक्चर, ल्यूकोसाइटोपिनिया का पिक्चर मीन्स प्लेटलेट्स का कम होना, डब्ल्यूबीसी का कम होना, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें हमें B12 के या फोलिक एसिड के मामलों में देखने को मिलेंगी। इसमें बेसोफिलिक रेपियर रेमेनेंट्स के तौर पर हॉवेल जॉली बॉडीज़, आप जानते हैं हॉवेल जॉली बॉडीज़ उन सारे जगहों पर मिलते हैं जहां हेमोलिसिस के रिस्क होते हैं, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया या एनीमिया पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी के मामलों में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रेमेनेंट्स के तौर पर हमें कैबॉट्स रिंग की प्रेजेंस, जो कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रेमेनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कैबॉट्स रिंग के तौर पर। अब देखने वाली बात होगी B12 की अगर डिफिशियंसी है और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी, दोनों में अंतर क्या होगा। आप जानते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दोनों ही जगहों पर होगा, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रिक एट्रोफी की बात होगी। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी की बात कहेगा, यहाँ पर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो इंट्रिंसिक फैक्टर के डिफिशियंसी की बात कहेगा। इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात होगी, जबकि इंट्रिंसिक फैक्टर का यहाँ पर नॉर्मल होगा, गैस्ट्रिक एट्रोफी की बात नहीं होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में नहीं होगा। अल्कोहलिक पेशेंट होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही जा सकती है। आपको पता ना डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए फोलिक एसिड एक कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। न्यूरोलॉजिकल मामलों में अगर B12 डिफिशियंसी का एसोसिएशन देखना है तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसमें ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन के लिए B12 की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब मिथाइल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है तो B12 की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ट्रांसमिथाइलेशन ब्रेन में न्यूरॉन्स के न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रॉपर फंक्शन के लिए ट्रांसमिथाइलेशन प्रोसेस काम नहीं कर पा रही तो न्यूरॉन्स हेल्दी नहीं रहेंगे। इसकी वजह से पैरेस्थीसिया, इम्पेयर्ड जॉइंट पोजीशन सेंस की बात, गेट की एबनॉर्मलिटी, जैसे अभी कहा गया था ना कि पेशेंट को चलने में दिक्कत है, केस प्रेजेंटेशन आपने देखा था। स्पैस्टिसिटी, ब्रिस्क नी जर्क विद लॉस ऑफ एंकल जर्क, पॉजिटिव बेबेस्की साइन, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस तक ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो केस प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, पैरेस्थीसिया, गेट की एनॉमलीज या एबनॉर्मेलिटीज़, स्पैस्टिसिटी, ब्रिस्क नी जर्क विद लॉस ऑफ एंकल जर्क, पॉजिटिव बेबेस्की साइन, न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस की बात यहाँ पर कही जा सकती है। होता क्या है, जो मिथाइल मैलोनिक एसिड होता है वो B12 की प्रेजेंस में सक्सेनल कोएंजाइम A बनाता है, जो आगे चल करके माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो मिथाइल मैलोनिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम A का बनना, जिसके बाद माइलिन शीथ का बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए B12 की ज़रूरत पड़ती है। अगर B12 नहीं रहेगा तो माइलिन शीथ बनेगा नहीं। इसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन, पैरेस्थीसिया, गेट की एटेक्सिया जैसी कंडीशंस की बात हमने देखा। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये आगे स्टेप नहीं जाएगा तो अब ये जो मिथाइल मैलोनिक एसिड है विटामिन B12 के एब्सेंस में मिथाइल मैलोनिक एसिड बनाने लगेगा, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ध्यान रखना है, बढ़ी हुई कंसंट्रेशन मिथाइल मैलोनिक एसिड की, जिसे हम MMA कहते हैं, एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो डीमिथाइलेशन यहाँ पर कराने लगता है। तो माइलिन शीथ बनने की बजाय यहाँ पर जो बना बनाया माइलिन शीथ है वही डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो इस तरीके से पिक्चर हमारे सामने आती है। ऐसे मामलों में टंग की एट्रोफी, नक्कल्स का पिगमेंटेशन, नेल का पिगमेंटेशन, हेयर का पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो हेयर का पिगमेंटेशन प्रॉपर रहे, नेल का पिगमेंटेशन सही तरीके से है, नकल्स का पिगमेंटेशन और टंग की एट्रोफी जैसे मामले हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी से देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मामलों में गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग जी सेल्स का हाइपरट्रॉफी होता है। हालांकि जलिंगर एलिसन सिंड्रोम के मामले में भी गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का हाइपरट्रॉफी होना देखने को मिलता है। उसमें एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है।
यहाँ पर एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया जहाँ जेलिंगर एलिसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जब आप परनीसियस एनीमिया की बात करते हैं तो वहाँ पर ए क्लोरहाइड्रिया की बात करते हैं। परनीसियस एनीमिया में हमने क्या पढ़ा था, ए क्लोरहाइड्रिया की बात, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब्सेंस ऑफ मार्क्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या दिया गया है, मार्क्ड स्ट्रक्चर को इमेज में दर्शाया गया था जो इसके बारे में बताता है एक्सेप्ट, तो ये कह रहे हैं परनीसियस एनीमिया, कार्सिनोइड ट्यूमर, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और B12 डिफिशियंसी। तो आप जानते हैं मोर और लेस ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टर्म्स हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इस स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा अपोजिट सा नाम लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। पिक्चर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे जो हैं कार्सिनोइड ट्यूमर हो, परनीसियस एनीमिया हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ये सभी मिलते जुलते क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को दर्शाते हैं। जोलिंगर एलिसन में क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बढ़े हुए होंगे, HCl का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन B12 की डिफिशियंसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होगा। B12 डिफिशियंसी होने पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पिक्चर, पेशेंट ऐसे मामलों में बहुत लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को भी झेल लेता है। पेशेंट एनीमिया की प्रेजेंस की वजह से नहीं बल्कि जॉन्डिस की समस्या लेकर के आता है। जब उसका पेरिफेरल स्मीयर कराते हैं तो मैक्रोसाइट्स का पिक्चर हमें देखने को मिलता है। फोलिक एसिड का जो आवश्यकता होती है वो कहाँ पर होती है, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने के लिए होती है। टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने से DNA की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का जो मिथाइल ग्रुप होता है वो होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनाता है और इससे बहुत सारे सेलुलर मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। B12 की उपयोगिता मिथाइल मैलिनिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम A बनाते हुए माइलिन शीथ के लिए भी ज़रूरी होती है। तो ये भी रूट आपको पता है, आपको जानकारी होना चाहिए। फोलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये मिल करके काम करते हैं और इसी वजह से मेगालोब्लास्टिक पिक्चर में दोनों में से किसी एक की भी डिफिशियंसी अपना महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। B12 की डिफिशियंसी होने पर मैंने आपको बताया था मिथाइल मैलिनिक एसिड बनता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो डीमाइलिनेशन कराता है। तो यहाँ B12 की डिफिशियंसी होने पर माइलिन शीथ तो बना नहीं और एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बन गया, ये बड़ी समस्या होती है। इसी वजह से न्यूरोनल पिक्चर हमें मिलता है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में बदलने के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, ये बात भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, B12 की कमी होने पर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, सैम का लेवल घट जाएगा, डिफेक्टिव DNA की सिंथेसिस होगी, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड होगा जो कि पोस्टीरियर कॉलम और पिरामिडल ट्रैक्स को प्रभावित करता है। B12 की डिफिशियंसी होने पर इतना सारा इफेक्ट्स मिलेगा, ये सारी पिक्चर्स हमारे सामने होंगे। अगर बात करें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तो इसमें इन जनरल कहा जाए, चाहे फोलिक एसिड या B12 के डिफिशियंसी का मामला हो, मैक्रोसाइट या मैक्रोओवेलोसाइट्स की प्रेजेंस, हॉवेल जॉली बॉडीज की प्रेजेंस और हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस की बात कही जाती है। इसमें हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग रखते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में डिस एरिथ्रोपोइसिस की बात भी देखी जाती है। इसमें हॉवेल जॉली बॉडीज इसी को बताते हैं कि आरबीसी की प्रॉपर मैचुरेशन और सिंथेसिस नहीं हो पाई है। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, जो आरएनए के पार्टिकल्स के रेमिनेंट्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। कैबॉट्स रिंग की प्रेजेंस देखने को मिलती है जो कि लेड पॉइजनिंग और हेमोलिटिक एनीमिया के मामलों में भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पिक्चर में हॉवेल जॉली बॉडीज, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग, कैबॉट्स रिंग की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अलावा और कहाँ लेड पॉइजनिंग, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के मामलों में भी देखने को मिला था। ध्यान रखना है, डायग्नोसिस बनाते समय पेरिफेरल ब्लड फिल्म, मैक्रोओवेलोसाइट्स, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखें हाइपर सेलुलर, चूँकि यहाँ पर जो भी एनीमिक पिक्चर है जिसमें रॉ मटेरियल की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है और इसे कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो काम करना चाहता है, लेकिन वहाँ इफेक्टिवली हीमोपोइसिस नहीं हो पाती है जो कि रेटिकुलोसाइट्स के काउंट को धीरे धीरे कम कर देती है। MCH बढ़ जाएगा, MCV बढ़ जाएगा जो कि मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का यहाँ पिक्चर बनेगा। यहाँ पर MCHC नॉर्मल होता है। MCHC बढ़ा हुआ कब होगा? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के मामलों में होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है।
अब यहाँ देखना होगा बोन मैरो में पैनसाइटोपिनिया, बोन मैरो का पिक्चर जो होता है वहाँ पर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं उनकी फैक्ट्री यहाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। देखना होगा बायोकेमिस्ट्री में सीरम B12 का लेवल का घटना, सीरम फोलेट का लेवल का घटना, सीरम होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ना, मिथाइल मेलानिक एसिड का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं किस चीज़ की डिफिशियंसी कैसे हो सकती है। देखने वाली बात है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट कॉज ऑफ पेशेंट विद ब्लड एग्जामिनेशन शोइंग पैनसाइटोपेनिया। तो इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट कॉज ऑफ पेशेंट विद ब्लड एग्जामिनेशन शोइंग पैनसाइटोपेनिया का बड़ा कारण पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अगर आप देख रहे हैं क्या सोच सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हैरिस सेल ल्यूकीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, इसमें कौन सा हो सकता है। तो ध्यान रखना है इसमें ये दो तो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पिक्चर और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात को देखें तो इसमें राधा की कहानी है। राधा है कौन, 86 ईयर ओल्ड लेडी हैं जो ओपीडी में आई हुई हैं फटीग के साथ, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एटेक्सिया फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। उनमें कंजंक्टाइवल पैलर की कंडीशंस, लोअर एक्सट्रीमिटी में लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन की बात भी देखी गई है। जाहिर सी बात B12 की डिफिशियंसी है। अब उसको कैसे देखें तो देखिए ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया गया, हीमोग्लोबिन लो है, MCV देखिए बढ़ा हुआ है, ब्लड का स्मीयर में माइक्रोसिटिक एरिथ्रोसाइट्स की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यूज विल आल्सो मोस्ट लाइकली बी एलिवेटेड। तो इसमें और किसकी लेवल की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी हुई होगी। तो आप जानते हैं ऐसे मामलों में मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा या मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल यहाँ बढ़ा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि B12 सही तरीके से है नहीं तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सक्सिनल कोएंजाइम ए और माइलिन शीथ की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो पता होना चाहिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से कैसे हमें आंसर पकड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फेरेटिन, हीमोग्लोबिन S, फैक्टर 5, मेथियोनिन, इन सभी के बारे में आपको जानकारी है। फेरेटिन का लेवल आयरन डिफिशियंसी में कम होता है। हीमोग्लोबिन S ये सिकल सेल डिजीज या ट्रेट में हमें देखने को मिलता है। फैक्टर 5 एक क्लॉटिंग फैक्टर है और इसका लेवल कभी भी B12 के साथ इंटरफियर नहीं करता, तो इसलिए इस पर भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मिथ्योनिन को आप कैसे देखते हैं, होमोसिस्टीन पर। मिथ्योनिन का फॉर्मेशन होमोसिस्टीन से मिथाइल ग्रुप के एक्सचेंज करने की वजह से होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये B12 को फैक्टर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। B12 की डिफिशियंसी होने पर DNA की सिंथेसिस प्रभावित होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक और केस स्टडी यहाँ पर लें। 62 ईयर ओल्ड निर्मला जो कि क्लिनिक पर आ रही, जनरलाइज्ड फटीग, अनस्टेडी गेट, नमनेस उनके लोअर लिम्स में है। वो कह रही हैं कि उन्हें टिंगलिंग सेंसेशन अपने पैरों में, फीट्स में फील हो रहा है। वो कह रही हैं कि उनकी मेडिकल कंडीशंस जैसे हाइपरटेंशन और हाइपरकोलेस्ट्रेमिया वो मेडिसिन के साथ मैनेज्ड हैं। जैसे एटॉरवेस्टेटिन ले रही हैं किसके लिए, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया के लिए। बीपी के लिए हाइपरक्लोरथायाजाइड ले रही हैं, ये मेडिसिन ले रही हैं। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी उनकी कराई गई है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, पल्स 96, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर लगभग नॉर्मल या थोड़ा सा बढ़ा हुआ। वो ओरिएंटेड हैं टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए, लेकिन वो क्वेश्चंस का रिस्पांस बहुत स्लो दे रही हैं। मोटर स्ट्रेंथ 4/5 है और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड हैं उनके एंकल के लेवल पर। तो सेंसरी लॉस का नोटिस किया गया बाइलेटरल फीट में, डिमिनिश्ड परसेप्शन टू टच एंड वाइब्रेशन, पेशेंट की गेट एटैक्सिक है, रोम्बर्गस्टाइन्स पॉजिटिव हैं, बायलैटरल प्लांटर रिफ्लेक्सेस अब गोइंग हैं, बायलैटरल प्लांटर रिफ्लेक्सेस अप गोइंग हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट की वैल्यू हीमोग्लोबिन की 10 ग्राम पर डेसीलीटर है। इतना ही नहीं, पेरिफेरल स्मीयर के बारे में यहाँ पर हाइपर सेगमेंटेड आरबीसी की प्रेजेंस दर्शाई गई है। तो ऐसे मामलों में विच ऑफ द फॉलोइंग द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द इवेल्युएशन, सीरम मिथाइल मैलोनिक एसिड, बोन मैरो का एग्जामिनेशन, इरेथ्रोसाइट ट्रांसकीटोनेज की एक्टिविटीज, थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम
VDRL। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें सीरम मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल देखने से चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। बोन मैरो का एग्जामिनेशन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटीज़ हम विटामिन B1 की डिफिशियंसी में देखते हैं। यहाँ पर विटामिन B12 की डिफिशियंसी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर ड्राई बेरी बेरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का पिक्चर हो सकता है। डिमेंशिया जैसी कंडीशंस B1 की डिफिशियंसी में वर्निकेज कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम के तौर पर हमें देखने को मिलता है। अल्कोहलिक पेशेंट्स में इस तरह की कंडीशंस हम पढ़ते आए हैं, याद है आपको? वो सारी चीज़ रिकॉल करेंगे। यहाँ पर डॉर्सल कॉलम का इन्वॉल्वमेंट रोम्बर्ग साइन की प्रेजेंस की बात क्वेश्चन में कही गई, जो कि अल्टरनेटिव कोई और डायग्नोसिस है। आप देखेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के मामले में मैक्रोसाइटिक पिक्चर हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे पिक्चर मिल सकते हैं विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होगा? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व के अलोंग पेशेंट में कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर डॉर्सल कॉलम का इन्वॉल्वमेंट, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट पेशेंट में देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अलग तरीके की डायग्नोसिस बनाने की ओर इशारा कर रहा है। VDRL का लेवल टेप्स डॉर्सालिस के मामलों में इवेल्युएशन करने के लिए हो सकता है, जो कि न्यूरोसिफिलिस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर टेप्स डॉर्सालिस के मामले में डॉर्सल कॉलम जैसा मामला होगा, जिसमें डिमिनिश्ड वाइब्रेशन और इम्पेयर्ड परसेप्शन की बात कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक के पिक्चर की बात है, इस वजह से यह क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। अगले लेक्चर में जब हम चलेंगे तो मेगालोब्लास्टिक के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के लेक्चर को अगले लेवल पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे।